नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भूल। बहू बाजार जा रही हो, सर्दी का मौसम आ रहा है तो मेरे लिए 2-4 जोड़ी मौजे ले आना। एक दिन में एक मौजा सूखता नहीं है, क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। और हाँ बहू, सुमित से कहना गैस वाली दवा भी खत्म हो गई है, वह भी मंगवा देना, या फिर तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना। किस लिए सुमित को परेशान करोगी। रमा जी अपनी बहू बरखा से कहती है। बरखा बोली, मम्मी जी आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मौजे आपके लिए मंगवाई थी, कहाँ गए वह। और अभी परसों ही तो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। रमा जी बोली, बहू अब तुमसे क्या छुपाना, वह जो हमारे पड़ोसन अर्चना जी हैं वो कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी कि मौजे के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहाँ तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने वह दवाई उन्हें दे दी। और मैंने उन्हें बता दी है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते तक लगातार हर रोज 1 गोली लेंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारी काफ़ी तारीफ भी कर रही थी। बरखा बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। हमने घर में कोई फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है जो आप अपनी चीज़ों को बांटती रहती हैं। पता है इन चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी यह मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीज़ों को बांटती हैं जैसे खुद कमाकर पैसे लाती हैं। यह आखिरी बार होगा जब मैं आपको मौजे लाकर दूंगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दिया तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से आपको लाकर दूंगी। फिर पुराने दिनों की तरह सिलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मौजे बना लीजिएगा। इतना कहकर बरखा चली गई। शाम को रमा जी बैठकर टीवी देख रही थी, तभी सुमित घर आया और बोला, क्या माँ पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या। मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज्यादा टीवी देखने से आँख खराब होती है। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है। और ये बरखा दिख नहीं रही है, कहाँ गई। रमा जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर पर कोई नहीं था इसलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई अभी तक आई क्यों नहीं है। तभी उधर से बरखा आई और बोली, मम्मी जी पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलेश मत करवाइए। रमा जी बोली, बहू मैं तो बस बता ही रही थी कि। तभी बरखा बोली, यह क्यों नहीं बताई कि आपका सामान भी लेने गई थी। सुमित बोला, कौन सा सामान। बरखा बोली, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती है, कभी दवाई कभी मौजे, अपना सामान दूसरों को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। सुमित बोला, माँ यह मैं क्या सुन रहा हूँ, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं, चीजों का ख्याल रखना भूल गई हैं क्या। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे और आपकी बहू को आपकी हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। सुमित इतना कहकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से रमा जी का चेहरा उतर गया था। कुछ समय बाद सुमित अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। रमा जी बोली, बहू मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स भी खत्म होने को है, बाजार जाना तो लेती आना। बरखा बोली, मम्मी जी हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं आप जरूर टोकती हैं, और क्या यह सारा सामान खत्म हो गया है। वह बोली, नहीं बहू अभी 2 दिन का है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। सुमित बोला, माँ 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमजोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वह दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। रमा जी ने जाकर देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र बंसीलाल जी आए थे और फिर दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। बंसीलाल जी बोले, भाभी जी प्रमोद भाई का पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था वह अब चालू हो गया है और उसमें कुछ इजाफा हुआ है, इसलिए आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है, वह आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और यह एटीएम कार्ड रखिए, जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी तो इससे निकाल लीजिएगा। रमा जी बोली, बंसीलाल जी उनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं क्या बताऊं, बेटे बहू के साथ रह रही हूं, मेरी वजह से उनके भी खर्च बढ़ गए हैं। यह तो चले गए पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ता है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बंसीलाल जी बोले, भाभी जी आप यह बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। प्रमोद
प्रमोद भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करते समय कभी भी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। यह आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बंसीलाल जी चले गए। शाम को जब बेटा बहू लौटकर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। बरखा बोली, मम्मी जी कोई आया था क्या? रमा जी ने सारी बात बताई। बरखा बोली, कुछ 1000 रुपए के पेंशन के लिए इतनी सेवा करने की क्या जरूरत थी? देखिए, यह बिस्किट हवा में पड़ी रहने से खराब हो गई है। आप बहुत चीजों की बर्बादी करती हैं। मम्मी जी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। रमा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ यह बिस्किट खा लूंगी। सुमित बोला, माँ आपकी उम्र हो गई है परंतु आपकी अकड़ नहीं गई है। चीजों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम वो आपसे हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा के 25-30 हजार का पेंशन आपको दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वह आपको नहीं दिख रहा है। बेटे का पैसा भी तो आपका ही है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहां से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं न कहीं रमा जी के अंदर कुछ चुभ रहा था। वह हर रोज सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वह बुढ़ापे में मुझसे हर चीज का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। गांव से रमा जी की सहेली नंदा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपनी मन की सारी बात बताई तो नंदा जी ने जो बताया उसे सुनकर रमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर पर छोड़कर चले गए और वापस पलटकर देखने तक नहीं आए। वह तो अच्छा है कि पति के पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके। आज वही सहारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। रमा जी बोली, नंदा क्या अकेले रहना सही है? नंदा जी बोली, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ पराये में भी उतना अकेलापन नहीं महसूस होता। 2-3 दिनों तक रमा जी नंदा की कई बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज रमा जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव जाकर रहना चाहती हूँ। सुमित बोला, माँ अगर जा रही हो तो यह याद रखना कि मैं वहां आकर आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। मुझे छुट्टी भी नहीं है कि मैं आपको छोड़ने जाऊं, लेकिन हाँ, मैं ड्राइवर को कहता हूँ आपको छोड़ देगा। रमा जी मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटने लगी और बोली, बेटा तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और ना ही अब तुम्हारा खर्च बढ़ेगा। बस हो सके तो जब अंतिम सांस लूं तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगू कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसा बेटा मिला। इतना कहकर रमा जी निकल गईं। आज 2 महीने हो गए हैं, ना तो सुमित ने रमा जी को फोन किया और ना ही रमा जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गाँव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे और फिर रमा जी ने अपने छोटी सी जमीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोजगार मिला और रमा जी को लोगों का साथ मिला, तो उनका वक्त भी आराम से कटने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।